जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हियर इज अर्शिता, एज यू नो, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम प्रोज के थर्ड चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो, द हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं उसके बारे में, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें सभी अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला और हिज फर्स्ट फ्लाइट, तीनों की वीडियो आपको वहां मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि विच इज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉस्टी, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉस्टी। सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, फिर समरी पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन आंसर, उसके बाद एमसीक्यू। अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। जो फ्रेडरिक फॉस्टी थे, वाज बोर्न ऑन 25 अगस्त 1938 इन ऑक्सफोर्ड कैंट, इंग्लैंड। जो उनका जन्म हुआ था वो 25 अगस्त को 1938 में ऑक्सफोर्ड कैंट, इंग्लैंड में हुआ था, है ना। ही वाज एजुकेटेड एट टॉनब्रिज स्कूल। उन्होंने जो एजुकेशन हासिल की थी वो कौन से स्कूल से की थी? टॉनब्रिज से की थी। एंड लेटर, उसके बाद ज्वाइन द यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी उन्होंने? ग्रैंडन स्पेन। ही ज्वाइन द आरएएफ एंड बिकेम अ जेट फाइटर पायलट। उसके बाद उन्होंने आरएएफ ज्वाइन किया, जिससे वो क्या बने? एक पायलट बने। ही बिकेम अ जर्नलिस्ट। उसके बाद पायलट के अलावा वो क्या बने थे? और जर्नलिस्ट भी बने थे। एंड ज्वाइन द बीबीसी इन 1965। उन्होंने 1965 में बीबीसी ज्वाइन करके क्या जर्नलिस्ट के रूप में काम किया था, वेयर ही सर्व्ड एज एन असिस्टेंट डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट। यानी कि उन्होंने एक सहायक राज्य संवाददाता के रूप में क्या करा था? काम किया था। ये तो हमारे एक अबाउट द ऑथर था। इसके बाद हम समरी देख लेते हैं। द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट द पायलट। जो ये ब्लैक एरोप्लेन की जो स्टोरी है वो एक पायलट के ऊपर है, who feels happy and content to fly over a city that is sleeping at the night time। जो एक ऐसे शहर से उड़ान भर रहे हैं, उड़ान भरते हुए खुश और संतुष्ट है। वो कहाँ जा रहे हैं? वो एक जो है वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, है ना। और क्या वो क्या कर रहा है? स्लीपिंग एट द नाइट टाइम। वो एक मतलब सो रहे हैं और क्या है? ड्रीम देख रहा है। ही इज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू लंदन। वो पहली जो उड़ान भरेंगे वो कहाँ से भरेंगे? फ्रांस टू लंदन से। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है एमसीक्यू में, कि वो जो उनकी जो उड़ान भरी थी वो कहाँ से भरी जा रही थी? फ्रांस टू लंदन। ये ऑप्शन में आपके आ सकता है, ठीक है। वाइल टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, वाइल टेकिंग हिज फ्लाइट, जब वो उड़ान भर रहे हैं, उड़ान भरते टाइम ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे विथ हिज फैमिली। जब वो अपनी उड़ान भर रहे थे तो वो क्या सोच रहे थे? वो किसके बारे में सपने देख रहे थे? अबाउट लॉन्ग हॉलीडे, यानी कि वो अपनी लंबी छुट्टियां किसके साथ व्यतीत करेंगे? अपनी फैमिली के साथ। तो वो क्या ये जो नाइट में वो क्या अपना ड्रीम देख रहे थे। उसके बाद आ जाते हैं, ही ऑल्सो फैंटेसाइज अबाउट द स्क्रम्शियस ब्रेकफास्ट। स्क्रम्शियस माना होता है वेरी टेस्टी। और वो क्या है? और वो ये भी सोच रहे थे कि जब वो कैलकुलेट कर रहे थे कि मैं जब ऐसे निकलूंगा, उस टाइम पे निकलूंगा 1:30 बजे के समथिंग, तो मैं पहुंच जाऊंगा ब्रेकफास्ट के टाइम पर, जहाँ मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट है उसको हैव, यानी कि मैं करूंगा। he would have upon landing as soon as he crossed Paris। और वो क्या है? लैंडिंग के लिए मतलब वो ये बोलते हैं जैसे ही मैं उतरूंगा अपने इंग्लैंड में, तो मैं एक ब्रेकफास्ट के टाइम पे उतरूंगा मॉर्निंग में, तो मैं क्या, उसके लिए वो ज्यादा फैंटेसाइज हो रहे थे, है ना। एज सुन एज ही क्रॉस पेरिस, जैसे ही उन्होंने पेरिस को क्रॉस किया। पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल है। तो जैसे ही उन्होंने पेरिस को क्रॉस किया तो ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड दैट ही वर अ साइन ऑफ द अपकमिंग स्टॉर्म। तो उन्होंने ही गेट्स अ लुक, उन्होंने क्या देखा? ऑफ द डार्क क्लाउड, डार्क माने अंधेरे क्लाउड, यानी कि अंधेरे बादल देखे उन्होंने, यानी कि दैट वर अ साइन ऑफ अपकमिंग स्टॉर्म, जो कि संकेत थे किस चीज के? जो कि संकेत थे अपकमिंग स्टॉर्म, यानी कि आने वाले आंधी तूफान का वो संकेत थे। जिसके जो काले बादल थे, घने काले बादल जो ऑथर को दिख रहे थे वाइल फ्लाइंग, वाइल टेकिंग फ्लाइट, तो किसके साइन थे? वो अपकमिंग स्टॉर्म के साइन थे, यानी कि संकेत था। अब या तो अब इसको ये तो पता चल ही गया था ऑथर को कि जो घने काले बादल हैं आंधी तूफान का संकेत कर रहे हैं, तो उसको या तो इसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो घने बादलों में जाके अपने रिस्क उठाए, है ना,
अपने साथ साथ अपने पैसेंजर की भी जो जान है वो जोखिम में डाले, या फिर वो बैक हो सकता था, वो पेरिस में ही लैंड करके अगली फ्लाइट का वेट भी कर सकता था। तो देखते हैं जो ऑथर है उन्होंने क्या किया, क्या डिसाइड किया। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, यानी कि जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन ही सॉ अ ह्यूज, यानी कि बड़ा, ब्लैक माउंटेन, काले पर्वत जैसे स्टॉर्म, काले पर्वत जैसे क्या, आंधी तूफान वाले क्या, बादल, इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई। जो पेरिस था उनका 150 किलोमीटर पीछे ही रह गया था, और उन्होंने क्या देखे थे, एक बड़े घने बादल देखे थे, जो कि तूफानी तूफानी जो बादल थे उसकी तरफ क्या है, तूफान आ रहा था। तो एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, तो सब कुछ क्या था, अचानक से क्या हो गया था, सब कुछ ब्लैक हो गया था, सब अंधेरा हो गया था। द ऑथर couldn't see anything, जो ऑथर है वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। आउटसाइड द एरोप्लेन, आउटसाइड माने होता है बाहर, एरोप्लेन के जो ऑथर थे वो एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो उसका एरोप्लेन था, एरोप्लेन का नाम था डकोटा, ठीक है। जो एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, यानी कि उछल रहा था, किससे, तूफानी हवाओं से, क्या है, वो उछल रहा था। द कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट सडनली स्टॉप वर्किंग, जो दिशा सूचक यंत्र होते हैं, जो कंपास होता है, और जो रेडियो होते हैं, रेडियो से हम पेरिस एयर कंट्रोल को कॉल कर सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें क्या थी, उन्होंने वर्किंग करना क्या बंद कर दी थी। तो ही हैड लॉस्ट टच विद पेरिस एयर कंट्रोल टावर, अगर रेडियो नहीं चलेगा आपका, क्योंकि तूफानी हवाओं की वजह से क्या वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया था, किसका टच खो दिया था, पेरिस एयर कंट्रोल से, क्या है, उन्होंने जो बता रहे थे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना, जो हेल्प करते हैं, है ना, एयर कंट्रोल। तो वो क्या, उससे उससे वो रेडियो के थ्रू ही रेडियो के थ्रू ही टच में रह सकते हैं। अब जब रेडियो ही वर्क नहीं कर रहा था, तो वो जो एयर कंट्रोल का टावर था वो क्या है, मिस हो गया था। द नरेटर वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड, जो नरेटर थे, जो ऑथर है हमारे, है ना, वो क्या है, लॉस्ट यानी कि खो गए थे स्टॉर्म क्लाउड, जो घने जो बादल थे, जो तूफानी हवाएं थी, उसमें क्या है, जो हमारे ऑथर थे वो खो गए थे। अब उन्हें ये नहीं पता था कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, है ना। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर हिम, जो उसके बाद जो ब्लैक क्लाउड है, यानी कि काले बादल, उसके एकदम सामने है। ही सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन, अब उनको क्या है, अब एक और वो ब्लैक एरोप्लेन देखते हैं, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ मैं ही एक अकेला नहीं फंसा हूँ अंधेरी तूफानों में, इस आंधी तूफानों में, अंधेरे बादलों में, एक और भी है मेरे साथ। जब उन्होंने देखा कि ब्लैक एरोप्लेन में एक पायलट है ना, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, और जो इसकी जो ब्लैक एरोप्लेन की जो विंग्स होते हैं ना, उसमें लाइट नहीं थी, बट वो बट ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, बट वो देख पा रहा था कि वो नेक्स्ट टू हिम, यानी कि उसके सामने ब्लैक एरोप्लेन है वो उड़ रहा है। थ्रो द स्ट्रोम, यानी कि तूफान के सामने, यानी कि जो हमारे ऑथर हैं उनके सामने जो ब्लैक एरोप्लेन है वो उसको देख पा रहे थे, जबकि जो ब्लैक एरोप्लेन में क्या कोई भी लाइट नहीं थी। He could also see the pilot's face who was waving to him to follow him, और वो ये भी देख पा रहे थे, जो पायलट हैं, जो पायलट का फेस है ना ब्लैक एरोप्लेन में, वो उसको देख पा रहे थे, वो वेव कर रहे थे, उनकी तरफ हाथ हिला रहे थे कि इशारा कर रहे थे कि फॉलो मी, कि मुझे फॉलो करो। और उनको पता था कि ना ये जो ऑथर है हमारे वो क्या है, भटक गए हैं, डायरेक्शन से भटक गए हैं, उनके कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है उसकी तरफ उसको फॉलो करें और इस रूम से जल्द बाहर निकले। ही टर्न हिज प्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, अब वो नॉर्थ की साइड, जो ब्लैक एरोप्लेन वाला जो पायलट था वो नॉर्थ की साइड क्या है, टर्न करता है प्लेन को और स्लो कर लेता है थोड़ा। इन फ्रंट ऑफ ऑथर्स डकोटा, जो डकोटा ऑथर का जो प्लेन है उसके आगे जो एरोप्लेन है ब्लैक एरोप्लेन, वो नॉर्थ की साइड आता है और स्लो कर लेता है ना। दैट इट वुड बी इजियर फॉर द ऑथर टू फॉलो हिम, ताकि वो उसके लिए आसान हो जाए उसे फॉलो करना, जो हमारे ऑथर के लिए क्या है, आसान हो जाए उसे फॉलो करना ब्लैक ब्लैक एरोप्लेन को, इसलिए वो आगे आ जाता है स्लो करके नॉर्थ की साइड।
नेक्स्ट देख लेते, देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। यानी कि उसमें जो डकोटा में, डकोटा जो उनके प्लेन का नाम है, उसमें ज्यादा फ्यूल अब नहीं बचा था। अब वो बस उसमें बस इतना फ्यूल रह गया था कि वो 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था। उसके बाद वो नहीं उड़ पाएगा, और फिर उसके बाद कोई भी मिस हैपनिंग उनके साथ हो सकती है, जस्ट बिकॉज उनके पास फ्यूल नहीं है ना। और देखते हैं आगे क्या है। सडनली द ऑथर केम आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड। अचानक जो ऑथर थे वो बाहर आए, किससे? स्टॉर्म, आंधी वाले जो बादल थे उससे क्या है, बाहर आए। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम। और उन्होंने 2 स्ट्रेट लाइट देखी उनके सामने। अब जो अब जो एयरपोर्ट होते हैं उसमें क्या है, लाइटिंग होती है, एकदम स्ट्रेट पड़ती है। तो इसका क्या संकेत है, यानी कि वो एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। तो इट वॉज अ रनवे ऑफ एयरपोर्ट, द नरेटर लैंडेड सेफली। तो ये क्या था, रनवे था एयरपोर्ट का, यानी कि वो एयरपोर्ट पे सेफली आ चुके थे। और उनकी जो लैंडिंग थी वो क्या सेफली हो चुकी थी, किसकी वजह से हुई थी? द ब्लैक एरोप्लेन के पायलट की वजह से। द नरेटर टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब वो क्या है, अब जो नरेटर थे, जो हमारे ऑथर हैं, वो देखते हैं कि क्योंकि वो उसको थैंक यू बोलना चाहते थे, द ब्लैक एरोप्लेन वाले जो फ्लाइट जो पायलट था ना, उसको थैंक यू बोलना चाहते थे। तो वो क्या, वो देखते हैं अपने फ्रेंड को। बट द स्काई वॉज एम्पटी। पर जो आसमान था वो खाली था, वहां कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वहां कुछ भी नहीं था, और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो वहां से जा चुका था। द नरेटर लैंडेड सेफली, मतलब उन्होंने लैंड सेफली किया था, है ना। ही वांटेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। और वो क्या है, वो थैंक बोलना चाहते थे किसको? ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को। So he went to straight to the control room to ask about the other pilot. तो वो क्या है, कंट्रोल रूम पे जाते हैं सीधे, और किसके बारे में पूछते हैं? ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के बारे में। So to his utmost surprise, the lady informed him that there was no other plane in the sky except his flight because of the bad weather. तो जो लेडी थी, जो कंट्रोल रूम में लेडी बैठी हुई थी, तो वो उसको क्या इन्फॉर्म करती है? वो इन्फॉर्म हिम, यानी कि उसको इन्फॉर्म करती है दैट देयर वाज नो अदर प्लेन। तुम्हारे मतलब आसमान में कोई और प्लेन नहीं था, एक्सेप्ट हिज फ्लाइट, यानी कि तुम्हारे प्लेन के अलावा आसमान में कोई भी प्लेन नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ द तूफानी जो हवाएं चल रही थी उस वजह से, बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, खराब मौसम के चलते कोई भी प्लेन रडार में नहीं था। द नरेटर इज लेफ्ट astonished with a lot of question unanswered in his mind। तो वो वहां से आश्चर्य रूप से बाहर निकला कि ऐसा कैसे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहे थे कि ब्लैक मतलब ब्लैक एरोप्लेन ने मेरी हेल्प की थी बाकायदा, वो मेरे सामने आए थे, मैंने उसका फेस भी देखा था। तो ऐसे ये लेडी ऐसे कैसे बोल सकती है कि ना रडार में कोई था नहीं? जब उन्होंने बाकायदा रडार देखी तो उनके प्लेन के अलावा कोई रडार नहीं थी। तो ये स्टोरी यहीं पे फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका एंड हमें भी नहीं पता है कि किसने उसकी हेल्प की थी। वुड बी गॉड हेल्प हिम, या फिर उसका बहन था। पर अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। मतलब मैं रिस्क लूंगा, है ना। और रिस्क क्या था, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और नरेटर ने ये रिस्क क्यों लिया। आंसर देख लेते हैं। द पायलट ऑफ डकोटा DS-088 प्लेन, जो ये पायलट थे हमारे, जो ऑथर है, उनके प्लेन का नाम है ये डकोटा DS-088 प्लेन, वॉज कीन टू रीच होम इन इंग्लैंड टू स्पेंड अ हॉलीडे विद हिज फैमिली। जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था कि जो ऑथर हैं वो क्या लॉन्ग हॉलीडे पे जाते हैं, यानी कि लंबी छुट्टियां बिताने जाते हैं। कहाँ? इंग्लैंड जाते हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने के लिए। ठीक है। ऑन द वे, यानी कि रास्ते में, हिज प्लेन वॉज engulfed in a huge storm of black cloud। engulfed means होता है गिर गया। मतलब इसका engulfed मान होता है गिरा हुआ। huge storm of black cloud, यानी कि बड़े बड़े बादलों में क्या है, वो गिर गया था। so he decided to fly straight into the storm। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो तो जाएंगे, किसमें? तूफानी हवा में जाएंगे।
as he did not want to miss the opportunity to meet his family for a good English breakfast. क्योंकि वो क्या मिस नहीं करना चाहते थे, वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहते थे। इसलिए क्या है उन्होंने इसलिए वो डिसाइड करते कि नहीं, मैं आई विल टेक रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, मैं तूफानी हवाओं में से जाऊंगा, तूफानी जो उनके बादल हो रहे थे, आंधी तूफान आ रहा था, उसमें वो जाएंगे। Thus he took the risk of flying through the storm even when the visibility of almost nil. उनको पता था कि ना रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि उनके जो प्लेन में फ्यूल भी इतना नहीं था, है ना। फिर भी बट वो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं, मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है, अपनी फैमिली के साथ करना है। तो यही चीज उनको क्या है, कंपेल करती है इस रिस्क उठाने में। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं हम। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो मतलब नरेटर जो है हमारे ऑथर के, उस ऑथर का क्या एक्सपीरियंस था जब वो एरोप्लेन, मतलब जब उनका जो एरोप्लेन है वो स्टॉर्म में फंस गया था, यानी कि तूफान में फंस गया था। आंसर देख लेते हैं। एज द पायलट ऑथर एंटर द बिग स्टॉर्म ऑफ क्लाउड, यानी कि जो पायलट है हमारे, जो ऑथर हैं, वो क्या है, जैसे ही एंटर्ड करते हैं किसमें, एंटर्ड करते हैं किसमें, बिग स्टॉर्म, यानी कि बड़ी 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 जो तूफानी हवाएं थी, जो बादल थे, उसमें जैसे ही वो एंटर करते हैं, क्लाउड माने होता है बादल, his plane started to jump and fill in the air। तो उनका जो प्लेन था वो कैसे स्टार्ट करता है, वो उछलता है, वो जंप करता है। किस वजह से जंप कर रहा था, तूफानी हवाओं की वजह से। he could not see anything outside the plane। अब वो क्या, वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, अपनी प्लेन के बाहर वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, वो कुछ भी देखने में समर्थ नहीं थे, जस्ट बिकॉज सब चीज क्या ब्लैक हो गई थी। as it was engulfed by the completely black storm cloud। जो उनका प्लेन था वो क्या है, वो गिर गया था काले बादलों से। when he looked at the compass and other instrument, जब वो देखते हैं कि ना कंपास देखते हैं डायरेक्शन के लिए कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ, मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो क्या होता है, जो उनके अदर इंस्ट्रूमेंट दे हेड स्टॉप, मतलब उनकी जो फंक्शनिंग होती है, जो कंपास होते हैं कि किस डायरेक्शन में हूँ, वो नहीं बता रहे थे। उनका जो फंक्शनिंग का जो कंपास थी वो भी इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया था, और देन उसके बाद रेडियो खराब हुआ था। ठीक है, ड्यू टू द ट्रबलेंट वेदर, खराब मौसम की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट खराब हुए थे। इट वॉज अ fearsome एंड फ्राइटेंड एक्सपीरियंस फॉर द पायलट। ये जो एक भयावह एक्सपीरियंस रहा है पायलट का। द फ्यूल टैंक ऑफ हिज प्लेन वाज आल्सो ऑलमोस्ट एम्प्टी। जो उनका फ्यूल टैंक था वो भी क्या है, खाली हो गया था, उसके पास ज्यादा फ्यूल नहीं बचा था प्लेन में। तो ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स इन इट। वो 10 मिनट से ज्यादा प्लेन को नहीं उड़ा सकते थे, जस्ट बिकॉज उनके पास जो फ्यूल था वो लो हो गया था। Suddenly, out of now here, it he saw another black aeroplane with no lights on its wings appear by his side। Suddenly क्या, वो अचानक से अपने पास he saw another black aeroplane, मतलब ब्लैक एरोप्लेन वो देखते हैं। सडनली उनके सामने जो एक ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है, जो कि उनकी क्या हेल्प करता है, जिसके पास कोई लाइट नहीं थी, है ना, उनके विंग्स जो थे, पर वो पायलट को देख पा रहा था, पायलट के फेस को देख पा रहा था, लाइट ना होने के बावजूद भी। एंड द पायलट ऑफ दैट प्लेन beckoned हिम टू फॉलो। और क्या है, वो इशारा करता है, जो पायलट, ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, वो इशारा करता है ऑथर को कि मुझे फॉलो करो। द नरेटर ऑबिडेंटली फॉलो द अदर ब्लैक एरोप्लेन। जो नरेटर है वो हमारे क्या है, उसको फॉलो करते हैं, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को। ही फॉलोड द स्ट्रेट बैक एरोप्लेन विदाउट एनी चॉइस थ्रू द स्टॉर्म एट सून लैंडेड ऑन द रनवे सेफली। उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी उनको सेफली लैंड करने के लिए, जस्ट बिकॉज उनके जो कंपास थे वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए थे, रेडियो नहीं चल रहा था, जो एयर पोर्ट होते हैं उनसे वो कांटेक्ट नहीं कर पाते, एयर कंट्रोल से क्या कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो उनको एक रास्ता दिखाता है, एक ब्लैक एरोप्लेन जो पायलट था वो इशारा करता है कि मुझे फॉलो करो, तो उनके पास और फॉलो करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। ठीक है, तो ये इनका जो एक्सपीरियंस था बहुत डरावना रहा वाइल्ड फ्लाइंग, है ना। Why does the narrator say I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota। अब जो नरेटर है वो मतलब बोलते हैं कि मुझे कोई मतलब अफसोस नहीं है कि मैंने डकोटा को उड़ाया, मतलब मैंने जो उनका प्लेन था डकोटा उसको उड़ाया। The pilot was delighted to land safely after being caught in a dense storm of dark cloud and was not sorry to walk away from the old Dakota। मतलब
जो हमारे ऑथर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे जब उनकी जो लैंडिंग हुई थी सेफली हो गई थी। किसके बावजूद, मतलब जो घिरे हुए जो उनके बादल थे, घने बादल, जो घने बादल थे, आंधी तूफान से उनका जो प्लेन घिर गया था, फिर उसके बावजूद वो सेफ लैंडिंग जब कर लेते हैं तब वो क्या थे, बहुत ज्यादा खुश थे। और उसके लिए उनको कोई अफसोस नहीं था कि मैंने जाके रिस्क लिया था उसमें। तो ही वॉज फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड फॉर द पायलट इन द अदर ब्लैक एरोप्लेन। वो क्या है, मतलब कृतज्ञता से घिरे हुआ, मतलब कृतज्ञता से भरे हुए थे द ब्लैक एरोप्लेन, जो उनके जो पायलट थे ब्लैक एरोप्लेन के, उसके लिए वो क्या थैंकफुल थे उसको, क्योंकि उसकी वजह से ही वो क्या सेफली लैंडिंग कर पाए थे। And desperately wanted to thank him for helping him to such a fearsome situation। और वो क्या इसको थैंक्स बोलना चाहते थे, जो भी इनकी भयावह सिचुएशन जो उन्होंने फेस की थी, है ना, उनकी वजह से ही वो क्या उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए थे। तो he felt sorry that he could not thank his benefactor enough for helping him land on runway safely। जिनकी वजह से वो सेफली रनवे में, मतलब सेफली लैंड कर पाए थे, उनको वो थैंक्स नहीं बोल पाए, उनको इस चीज का अफसोस रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। What made the woman in the control center look at the narrator's face? जब वो हमारे ऑथर थे, जब वो कंट्रोल रूम में जाते हैं तो वुमेन उसको स्ट्रेंथली यानी कि अजीब तरीके से क्यों देखती है? आंसर इसका, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर looked at the narrator strangely when the narrator mentioned the black aeroplane that helped him land safely on the runway। जब जो ऑथर हैं वो लेडी को बताते हैं कि ब्लैक एरोप्लेन की पायलट के बारे में मुझे बताइए जिन्होंने मेरी सहायता की है किसमें, मेरी जो लैंडिंग है उसको सेफली रनवे में लाने के लिए। तो जो शी गेव हिम अ सरप्राइज लुक, तो वो क्या है, एकदम आश्चर्यचकित होकर इसको देखती है। एंड टोल्ड हिम, और बोलती है दैट नथिंग एक्सेप्ट द नरेटर्स प्लेन वाज इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। वो ये बोलती है कि क्योंकि आंधी तूफान चल रहे थे, है ना, बादल घिरे हुए थे, इसलिए आपके प्लेन के अलावा वहां पर और कोई प्लेन नहीं गया था। द रडार शोड द नरेटर्स प्लेन एज द ओनली वन इन द नाइट स्काई। उन्होंने रडार में शो किया कि बस आपका ही प्लेन था जो कि आंधी तूफानों से घिरा हुआ था, उसके अलावा वहां पर कोई और प्लेन नहीं था। इसलिए वो जो लेडी है वो सरप्राइजली लुक देती है किसको, ऑथर को, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु डू यू थिंक हैड द नरेटर टू रीच सेफली? किसने हेल्प की नरेटर की जो सेफली लैंड कर पाए? डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसका देख लेते हैं। देयर इज नो डेफिनेट एक्सप्लेनेशन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अननोन। इसकी कोई स्पष्ट तरीके से मतलब व्याख्या नहीं कर सकते कि किसने उनकी हेल्प की। बट हु हेल्प द नरेटर, मतलब किसने उनकी हेल्प की, ये हम स्पष्टीकरण इसका नहीं दे सकते। तो वी कैन एज्यूम, हम बस एज्यूम कर सकते हैं, हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट इट वाज प्रोबेबली, यानी कि शायद द नरेटर हिमसेल्फ हु ओवरकम हिज फियर। जो नरेटर थे यानी कि जो औरतें थे, उन्होंने खुद अपने फियर को ओवरकम किया था, अपने मतलब डर पर जीत हासिल की थी। तो ही इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म एज नो अदर प्लेन वाज विजिबल इन द रडार, क्योंकि रडार में कोई भी प्लेन, ऑथर के प्लेन के अलावा कोई भी प्लेन नहीं था। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे ऑथर है ना, उन्होंने ही अपने फियर को ओवरकम किया था और उन्होंने अपने ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही प्लेन को उड़ाया था, है ना। रडार एक्सेप्ट द नरेटर डकोटा, बस जो ये नरेटर का प्लेन था ना, वही था रडार में। In that frightened situation, the pilot might have fantasized that someone had come to his help। तो जो ऑथर थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया, उनको उन्होंने शायद इमेजिन किया होगा कि कोई मेरे पास आया है हेल्प करने के लिए ब्लैक एरोप्लेन में, है ना, उन्होंने ये अज्यूम किया होगा। द पायलट माइट हैव, यहाँ से पढ़ लेते हैं, हाउएवर, हालांकि ही वाज अ गुड पायलट, जबकि वो एक बहुत अच्छे पायलट हैं, ब्रेव इनफ टू फ्लाई थ्रू अ डेंस एंड ट्रबलेंट स्टॉर्म एंड लैंड ऑन द रनवे सेफली। और एक बहादुर पायलट हैं वो, जो कि रनवे में सेफली लैंड कर सकते हैं। एमसीक्यू देख लेते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रिस्क द नरेटर टुक? जो उन्होंने नरेटर ने किस तरीके का रिस्क लिया था? क्या उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था? नहीं, उन्होंने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया था कि मैं अगर इस टाइम पर निकलूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा, या फिर अगर मैं आंधी तूफानों से गिरूंगा तो ऐसे, मतलब उन्होंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की थी, तो ये रॉन्ग है। इम्पेशियस का मतलब होता है
अविवेकी, यानी कि उन्होंने कुछ बिना सोचे समझे उन्होंने क्या रिस्क लिया था। अनअवॉइडेबल यानी कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये जरूरी है करना, यानी कि फ्लाइट पे जाना जरूरी है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और नेविगेबल यानी कि हम मतलब कंपेयर करना किसी चीज को। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है इम्पेशियस, यानी कि अविवेकी, उन्होंने रिस्क लिया था, बिना सोचे समझे लिया था। उन्होंने सोचा कि भाई मेरे को मतलब जो ब्रेकफास्ट है उनका, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो मेरे को फैमिली के साथ करना है, मैं उसको मिस नहीं कर सकता। सेकंड देख लेते हैं, व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, जो उनका एरोप्लेन था वो एयर हवा में क्यों हिल रहा था। एज इट वाज डार्क नाइट, क्योंकि अंधेरी रात हो गई थी। नहीं। एज इट वाज स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि जो नाइट थी वो क्या थी, तूफानी थी। ड्यू टू लाइनिंग यानी कि बिजली गिरने की वजह से। नहीं। तो इसका राइट आंसर है ये, एज इट वाज अ स्टॉर्मी नाइट, यानी कि तूफानी रात थी, इसलिए जो उनका जो प्लेन था वो क्या है, हिल रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, उनका क्या पर्पस था, मतलब उसके पीछे क्या पर्पस था पेरिस कंट्रोल को कॉल करने के पीछे, है ना। तो टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, क्या वो जानना चाहते हैं, एयर ट्रैफिक के बारे में जानना चाहते थे। नहीं। टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, तो वो क्या है, रूट के डायरेक्शन को क्या है जानना चाहते थे, कि मैं किस रूट पर हूँ, मुझे किस रूट पर आगे जाना चाहिए। टू नो द डिटेल्स अबाउट लैंडिंग, क्या वो लैंडिंग की डिटेल्स निकालना चाहते थे। नन ऑफ द वर्क। तो इसमें सेकंड जो है आपका राइट आंसर है, सेकंड विल बी द राइट आंसर, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, क्योंकि वो डायरेक्शन रूट की डायरेक्शन को जानना चाहते थे। फोर्थ देख लेते हैं, द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनीथिंग, क्या वो देख नहीं पा रहे थे या सुन नहीं पा रहे थे या बोल नहीं पा रहे थे। पायलट क्या नहीं कर पा रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे एरोप्लेन के बाहर, तो इसमें सी, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द पायलट इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके डायरेक्शन वाले, तो इनमें से सबसे पहले किसने किसने वर्किंग करना बंद कर दिया था, तो कंपास, रेडियो, या बोथ स्टॉप टुगेदर, या साथ में ही वो स्टॉप हो गए थे। तो सबसे पहले कंपास ने किया था, देन उसके बाद रेडियो ने, तो उसका जो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। सिक्स देख लेते हैं, व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन ब्लैक टुवर्ड्स पेरिस, जो राइटर है हमारे, जो पायलट है, टर्न द एरोप्लेन, उन्होंने ब्लैक एरोप्लेन की तरफ, मतलब टर्न एरोप्लेन टुवर्ड्स द पेरिस, मतलब वो पेरिस क्यों जाना चाहते थे। तो ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, क्या वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे। ही वांटेड टू गो ऑन हॉलीडे, क्या वो हॉलीडे पे जाना चाहते थे। ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, क्या वो अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहते थे। क्या ही डिड नॉट लाइक पेरिस, वो पेरिस क्यों जाना चाहते थे, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको फैमिली के साथ क्या, वो अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको मिस नहीं करना चाहते। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। सेवन देख लेते हैं, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, जो ऑथर है हमारे, उन्होंने जब रास्ते में किसको कॉल किया था, किस स्टेशन को कॉल करने की कोशिश की थी, पेरिस को, इंडिया को, इंग्लैंड को। तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल को कॉल करने की कोशिश की थी रेडियो से, बट रेडियो उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया था। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द पायलट ड्रीमिंग अबाउट व्हाइल फ्लाइंग, जब वो उड़ रहे होते हैं तो वो किस चीज के लिए, किसके बारे में सोच रहे होते हैं। इंक्रीमेंट, वेकेशन, ब्रेकफास्ट, मैरिज। ना वो इंक्रीमेंट के बारे में सोच रहे थे, वेकेशन के बारे में सोच रहे थे होते हैं, बट उससे ज्यादा वो क्या सोच रहे थे, ब्रेकफास्ट के बारे में। ना वो शादी के बारे में सोच रहे होते हैं, ना वो वेकेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, वो अपने फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट था, वो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। और इससे पहले हम थर्ड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को, हिज फर्स्ट फ्लाइट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो ऐसे आपका ये थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, और लाइक करें, और बताएं कि क्या कमी है इस वीडियो में, क्या हम आपके लिए और अच्छी चीजें ला सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ चैप्टर के साथ क्लोज के। थैंक यू।